गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सारे बाणवाई न राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था जींद जिला और आज का हमारा जिला है करनाल। ये तो आपको पता है कि हरियाणा गठन के समय हमारे हरियाणा में 7 जिले बनाए थे, तो 2 तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज का हमारा जिला है करनाल। करनाल तो जो करनाल है ना, इसका सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। परिचय इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। और जब हमारा हरियाणा बना तो उस समय ये हमारे हरियाणा का जिला था। फिर देखते हैं इसकी स्थिति तो मैप में देखते हैं हम, ये है हमारा करनाल। तो ये हरियाणा के मध्य पूर्व भाग की ओर है, यानी कि हरियाणा का जो बीच का हिस्सा है उसके पूर्व दिशा की ओर है। और इस जिले में एक खास बात है कि यहाँ जिसके किनारे से जो यमुना नदी है ना वो गुजरती है। तो जो करनाल जिला है ना, पूछा जाए कि करनाल जिला कौन सी नदी को छूता है, तो वो है यमुना नदी को छूता है। फिर देखते हैं इसकी स्थिति। तो जो करनाल जिला है ना, इसके उत्तर में कौन सा जिला है, तो इसके उत्तर में है कुरुक्षेत्र जिला। और दक्षिण की बात करें कि दक्षिण में है पानीपत जिला। जो ये पानीपत जिला है ना, ये जो करनाल जिला है ना उसी से निकला है। फिर बात करते हैं इसके पश्चिम में कि पश्चिम की ओर कौन सा जिला है, तो इसमें पश्चिम की ओर है कैथल जिला। अगर बात करें पूर्व की, तो जो पूर्व दिशा है ना उसमें हमारा जो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके साथ सीमा बनाता है। और नदी की बात करें तो जो करनाल जिला है ना, इसके किनारे पे जो यमुना नदी बहती है। और जो जींद जो जिला है ना, ये हमारे हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, इसलिए जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो जो करनाल जिला है वो जींद के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये क्या है इसकी स्थिति के बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। स्थिति की बात करते हैं हमें जो करनाल जिला है इसका क्षेत्रफल। तो देखो, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ ना, उस समय ये जो करनाल जिला है ये काफी बड़ा जिला था। और जो करनाल जिला है ना, इससे 2 जिले निकाले गए, कैथल जिला और पानीपत जिला। फिर देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो गया। जो ये 2 जिले निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल है, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो करनाल जिले का क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। फिर हम आगे बात करते हैं इसकी तहसील की, कि जो करनाल जिला है इसमें कौन कौन सी तहसील है। तो करनाल जिले में 5 तहसील है। 5 तहसील है, तो इसमें से है करनाल, एक है नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और है गरोंडा। ठीक है, तो करनाल जिले में 5 तहसील है, करनाल, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और गरोंडा। तहसील के बाद हम बात करते हैं विधानसभा सीट। तो विधानसभा सीट भी 5 है, इसमें करनाल है, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और एक है गरोंडा। जो करनाल जिले की तहसील है ना, वही 5 विधानसभा सीट है। तो विधानसभा सीट है करनाल, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और गरोंडा। और यही जो करनाल जिले की तहसील है। अगर विधानसभा सीट में बात करें हम आरक्षित सीट, तो इसमें आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी। फिर विधानसभा सीट के बाद हम बात करते हैं मंडल की। जो करनाल जिला है वो कौन से मंडल में आता है, मंडल। तो ये करनाल है एक खुद मंडल है। ठीक है, तो ये कौन से मंडल में आता है, करनाल मंडल में ही आता है। और इसमें 2 जिले और आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। करनाल में जो करनाल मंडल है ना, इसमें एक तो आता है करनाल, कैथल और पानीपत। और ये हमारे हरियाणा का सबसे कम जिलों वाला मंडल है, सबसे कम जिलों वाला मंडल है। और सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल है रोहतक मंडल। तो हमने जो करनाल है ना, इसका गठन देख लिया। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। फिर हमने इसकी स्थिति की बात की और फिर इसका क्षेत्रफल, तहसील, विधानसभा सीट और मंडल की भी अब हमने बात कर ली। फिर देखते हैं इसका इतिहास। जो करनाल जिला है ना, इसका क्या कुछ इतिहास रहा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास में बात करते हैं महाभारत काल से संबंधित। महाभारत काल
महाभारत काल से संबंधित एक वस्त्र सतली गांव है। वस्त्र सतली या इसको वाम सतली भी कहते हैं। वस्त्र सतली या वाम सतली एक करनाल जिले में गांव है। वहां पर इस वस्त्र सतली गांव में जो वेदव्यास है उसने महाभारत की रचना की थी। वस्त्र सतली गांव में वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, या जो महाभारत है ना वो यहीं पर लिखी थी, वस्त्र सतली या वाम सतली गांव में। फिर महाभारत के बाद करते हैं, महाभारत जो काल है ना उसके बाद में हम बात करते हैं 1191 की। 1191 जो 1191 है ना यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये जो 1191 है करनाल में एक तराइन है। तराइन में युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि जो मोहम्मद गोरी है ना इसने हमारे भारत पर बहुत ज्यादा बार आक्रमण किया, 17-18 बार आक्रमण किया। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर भी आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था 1191 में। और जब 1191 में युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। इसकी मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और ये वापस अपने देश चला गया था। फिर अगले ही साल 1192 में तराइन में फिर युद्ध होता है। तराइन में फिर युद्ध होता है 1192 में इन दोनों के बीच ही, पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच फिर युद्ध होता है 1192 में। इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है ना वो जीत जाता है और इसकी हार हो जाती है। जो पृथ्वीराज चौहान है इसका सेनापति था इस युद्ध में खंडेराव था, और उसकी जो खंडेराव सेनापति है ना इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसमें एक सैनिक था, जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी सेना में एक सैनिक था, उसका नाम था गोविंद राव। जो ये गोविंद राव है ना ये हांसी से बिलोंग करता था। और जब ये गोविंद राव है ना इसने मोहम्मद गोरी को एक बार मूर्छित भी किया था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ तो किसने मोहम्मद गोरी को मूर्छित किया? तो एक सैनिक था, सैनिक का नाम है गोविंद राव। जो गोविंद राव है ना इसने मोहम्मद गोरी को एक बार मूर्छित किया था। और जो 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ ना तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी तराइन के दूसरे युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान को जो मोहम्मद गोरी है ना वे वो सिरसा से बंदी बनाते हैं। कहाँ से? सिरसा से बंदी बनाकर अपने देश गजनी ले जाता है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान को अपने देश गजनी ले जाता है और वहां जाकर इसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। यही था तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से बंदी बनाया गया। और जो पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया, सिरसा से पकड़कर मोहम्मद गोरी गजनी ले गया और वहां जाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और गजनी में जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी कब्र भी बनाई हुई है। और इसका स्मारक जो है ना, जो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है वो हमारे जो भारत है ना उसके अजमेर में है। फिर आगे हम बात करते हैं 1215 की, 1215-16 की। 1215-16 में भी एक युद्ध होता है, ये भी तराइन में होता है। 1215-16 में भी युद्ध होता है और ये भी तराइन में होता है। और ये युद्ध इल्तुतमिश और कुबाजा के बीच होता है। इल्तुतमिश वर्सेस कुबाजा, इल्तुतमिश और कुबाजा के बीच ये युद्ध होता है 1115 और 16 में। और ये युद्ध तराइन में होता है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और ये कुबाजा हार जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे जो युद्ध हुआ है करनाल का युद्ध 1739 में। 1739 में एक युद्ध होता है
फिर हम बात करते हैं 1739 में। जो 1739 में ये युद्ध होता है करनाल में, और इसको करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। करनाल का युद्ध, जो करनाल का युद्ध है ना, ये होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। जो ये नादिर शाह है ना, ये एक लुटेरा था, ईरान का लुटेरा था, और इसने देखा कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा सोना है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, और ये भारत में आ जाता है और जो मोहम्मद शाह रंगीला है ना, इसके साथ युद्ध करता है करनाल में 1739 में, और ये युद्ध को जीत जाता है। फिर जो नादिर शाह है ना, युद्ध जीतने के बाद, जब युद्ध जीत जाता है तो इसके जीतने के बाद ये कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, उसको भी अपने साथ ले जाता है। मयूर सिंहासन, और जो मोहम्मद शाह रंगीला है ना, इसके पास भी जितनी भूमि और जमीन उसको ले जाता है। ठीक है, तो ये नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध हुआ करनाल में 1739 में, और इसको करनाल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो नादिर शाह है ना, युद्ध जीतने के बाद अपने साथ कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन, जो पूरा सोने से बना हुआ था, उसके साथ, उसको भी अपने साथ ईरान ले जाता है। फिर 1739 के बाद हम बात करते हैं, एक रियासत होती थी करनाल में, एक रियासत थी पहले, उस रियासत का नाम था कुंजपुरा रियासत। कुंजपुरा रियासत, जो ये कुंजपुरा रियासत है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1729 में। 1729 में इस कुंजपुरा रियासत की स्थापना हुई थी, और इसका जो संस्थापक है ना, वो था नवजत खान। कुंजपुरा रियासत की स्थापना 1729 में हुई थी, और इसका संस्थापक था नवजत खान। और ये जो कुंजपुरा रियासत है ना, 1761 में मराठों के अधीन चली गई थी। मराठों के अधीन, यानी कि इस रियासत पर 1761 में मराठों ने अधिकार कर लिया था। और जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, तो ये जो कुंजपुरा रियासत है ना, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था कुंजपुरा रियासत ने 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो कुंजपुरा रियासत की स्थापना हुई थी 1729 में, और इसका जो संस्थापक है ना, वो है नवजत खान। और 1761 में ये मराठों के अधीन चली गई थी ये रियासत, और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इस रियासत ने साथ दिया था। फिर हम बात करते हैं 1805 की। 1805 में क्या हुआ, जो करनाल जो जिला है ना, इसको एक मंडल बना दिया अंग्रेजों ने। 1805 में अंग्रेजों ने जो करनाल है ना, इसको मंडल बना दिया। ठीक है, 1805 में करनाल जिले को अंग्रेजों ने एक मंडल बना दिया। फिर हम बात करते हैं 1841 की। 1841, जो 1841 है ना, इसमें एक 1841 में सेंट जेम्स एक व्यक्ति था, उसने करनाल में एक चर्च बनाया था। 1841 में सेंट जेम्स ने 1841 में करनाल में एक छावनी चर्च बनाया था। छावनी चर्च बनवाया था। और जो छावनी चर्च है ना, इसकी ऊंचाई है 100 फुट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि करनाल जिले में छावनी चर्च किसने बनवाया, तो सेंट जेम्स ने। और कब बनवाया, 1841 में, और इसकी ऊंचाई है 100 फीट। फिर हम बात करते हैं इतिहास में, एक है सीतामाई मंदिर। सीतामाई मंदिर, अगर हम सीतामाई मंदिर की बात करें तो ये भारत का एकमात्र मंदिर है। पूरे भारत में सीतामाई मंदिर सिर्फ करनाल में है, भारत का एकमात्र मंदिर। ठीक है, पूरे भारत में जो सीतामाई मंदिर है ना, ये सिर्फ
करनाल में है। फिर करनाल से एक अभिलेख भी मिला है। अभिलेख की बात करते हैं हम, तो जो करनाल में एक है अधूरा अभिलेख, जो करनाल में अभिलेख है ना, इसको अधूरा अभिलेख भी कहा जाता है। अधूरा अभिलेख, जो अधूरा अभिलेख है ना, इसमें सरोवर की जानकारी प्राप्त हुई, यानी कि जो ये सरोवर की जानकारी देता है ये अभिलेख, ठीक है, सरोवर की जानकारी देता है। अगर पूछा जाए कि ये अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा है, तो ये खरोष्ठी लिपि में लिखा है। ये अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखित है, ठीक है। तो करनाल में अभिलेख है जिसको अधूरा अभिलेख भी कहा जाता है, और ये अभिलेख सरोवर की जानकारी देता है। और जो ये अभिलेख है ना, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख है। देखो 1805 की भी हमने बात कर ली। 1805 में अंग्रेजों ने क्या किया, जो करनाल है ना, इसको मंडल बना दिया। फिर 1841 में क्या होता है कि एक सेंट जेम्स व्यक्ति था, उसने छावनी चर्च का निर्माण करवाया करनाल जिले में, और ये 100 फुट ऊंचा। फिर हमने बात की सीतामाई मंदिर की। जो सीतामाई मंदिर है ना, ये भारत का एकमात्र मंदिर है, यानी कि पूरे भारत में हमारे जो करनाल जिला है ना, इसमें ये सीतामाई मंदिर है। फिर हमने बात की थी अभिलेख की, तो जो करनाल जिला है ना, इसमें अधूरा अभिलेख है। तो जो ये अभिलेख है ना, ये सरोवर की जानकारी देता है, और ये अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। फिर हम आगे बात करते हैं कलंदर शाह की दरगाह। कलंदर शाह की दरगाह, जो ये कलंदर शाह की दरगाह है ना, ये गयासुद्दीन बलबन ने बनवाई थी। गयासुद्दीन बलबन या गयासुद्दीन तुगलक। जो ये गयासुद्दीन तुगलक है ना, या गयासुद्दीन, इसको बलबन भी कहा जाता है, ये इसने कलंदर शाह की दरगाह बनवाई थी। फिर हम बात करते हैं आगे, ये जो दरगाह है ना, ये 700 से 800 वर्ष पुरानी है। 700-800 साल पुरानी है। जो ये कलंदर शाह की दरगाह है ना, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, और ये 700 से 800 साल पुरानी दरगाह है। फिर हम आगे बात करते हैं गौतम ऋषि। इतिहास में हम आगे बात करते हैं गौतम ऋषि। जो ये गौतम ऋषि है ना, ये करनाल में एक गांव है गोंदर गांव से बिलोंग करते हैं। और जो गौतम ऋषि है ना, पहले हमारे भारत में क्या कहानी प्रचलित थी कि जो चांद है ना, उसमें एक बुढ़िया चरखा काट रही है। तो जो गौतम ऋषि है ना, इसने बताया कि चांद में कोई बूढ़ी नहीं है, बल्कि चांद में तो धब्बा है, ठीक है। गौतम ऋषि ने बताया कि चांद में धब्बा है, ठीक है। तो ये हमने इसके इतिहास के बारे में बात की। फिर हम आगे बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। जी, करनाल जिले में कितनी जनसंख्या है। वैसे तो जनसंख्या अब चेंज होगी, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इसकी जनसंख्या। तो करनाल जिले की जनसंख्या है 15,5,324 व्यक्ति। 15,05,324 व्यक्ति हैं करनाल जिले में। तो जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि की, कि जनसंख्या को खाने के लिए भी कुछ चाहिए, वो खाने के लिए क्या करेंगे, कृषि। तो जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि की। तो करनाल जिले में आपको पता है, करनाल जिले में धान, जो चावल है ना, उसकी कृषि होती है। चावल, गेहूं, ये तो क्या है, प्रमुख। और इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं ना, तिलहन, जवार, बाजरा, ये कुछ उगाया जाता है। चावल, जो ये चावल है ना, इसके कारण या जो करनाल जिला है, इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बासमती चावल। बासमती चावल के कारण जो करनाल जिला है ना, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं उद्योग धंधों की। जो जनसंख्या के बाद हमने बात की कृषि की, और कृषि के बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधों की। उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधों की बात करें कि इसमें चमड़ा उद्योग भी है, और एक चमड़ा उद्योग वो है जींद में।
चमड़ा उद्योग है, शक्कर उद्योग, हरियाणा में शक्कर उद्योग करनाल में है, ठीक है, शक्कर उद्योग। और फिर हम बात करते हैं लिबर्टी शूज, यानी कि जो करनाल में लिबर्टी जूता है ना वो बहुत फेमस है, ठीक है, तो लिबर्टी शूज भी है यहाँ पर, लिबर्टी शूज। और कृषि उपकरण भी, और कृषि उपकरण, ठीक है, तो इसकी जनसंख्या है 15,5,324 व्यक्ति। फिर हमने कृषि है, चावल और गेहूं तो प्रमुख है, इसके अलावा तिलहन, चना, बाजरा, ज्वार और कुछ भी मतलब और भी फसलें उगाई जाती हैं। और जो चावल है ना ये बासमती चावल ज्यादा होते हैं करनाल में, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। हमारे हरियाणा में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जिसको धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है, तो है करनाल। फिर हमने बात की उद्योग धंधों की, इसमें है चमड़ा उद्योग, और जो चमड़ा उद्योग है ना वो है जींद जिले में है, बेबी है। फिर है शक्कर उद्योग, हरियाणा में शक्कर उद्योग का करनाल में है। फिर है लिबर्टी शूज, जो लिबर्टी शूज है ना ये हमारे हरियाणा में फेमस है लिबर्टी शूज, और ये कहाँ बनते हैं, करनाल में। फिर हमने की कृषि उपकरण की, जो करनाल जिला है ना इसमें कृषि उपकरण का भी जो सामान बनता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें शिक्षा क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान, शिक्षा क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें है कल्पना चावला विश्वविद्यालय, कल्पना चावला विश्वविद्यालय। और जो कल्पना चावला विश्वविद्यालय है ना अब इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया है। जो कल्पना चावला है ना इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में है महाराणा, हमारे हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय जो है करनाल में, ठीक है, हमारे हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। और भारत का 5वां बागवानी विश्वविद्यालय वो है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है। जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है ना इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 2016 को, 6 अप्रैल 2016 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसकी जब स्थापना हुई ना तो इसका उद्घाटन करता, तो इसका उद्घाटन करता था उस समय हमारे भारत का कृषि मंत्री था राधा मोहन सिंह, राधा मोहन सिंह उस समय जब महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ना तो उस समय जो राधा मोहन सिंह ना ये कृषि मंत्री था, ठीक है, कृषि मंत्री था ये, ठीक है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 2016 को और इसका उद्घाटन करता है राधा मोहन सिंह। उस समय ये जो क्या था कृषि मंत्री था राधा मोहन सिंह। फिर हम बात करते हैं इसके जो प्रथम वाइस चांसलर या कुलपति कौन है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के, तो प्रथम कुलपति, तो इसका प्रथम कुलपति था केपी सिंह। एक तो इसमें पूछा जाता है कि प्रथम कौन है और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इसका कुलपति है समर सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 2016 को और इसका उद्घाटन किया था राधा मोहन सिंह ने। जो ये राधा मोहन सिंह उस समय कृषि मंत्री थे और इसका प्रथम कुलपति था केपी सिंह और वर्तमान में है समर सिंह। और ये हमारे भारत का तो 5वां बागवानी विश्वविद्यालय है और हमारे हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है बागवानी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है, तो ये करनाल के अंजन सथली गांव में है, ठीक है, अंजन सथली गांव में है करनाल के।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें अनुसंधान संस्थान की। हमने विश्वविद्यालय देख लिया, कल्पना चावला विश्वविद्यालय है और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय। और फिर हम बात करते हैं इसमें अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो इसमें अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो इसमें है अनुसंधान, इसमें है डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान। जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना तो हुई थी 1923 में, 1923 में हुई थी बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। फिर इसे स्थानांतरित, बेंगलुरु से स्थानांतरित करके जो करनाल में लाया गया, ठीक है, करनाल में ये लाया गया था 1955 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो हुई थी 1923 में और ये बेंगलुरु में हुई थी इसकी स्थापना, और बाद में इसको स्थानांतरित करके करनाल में लाया गया था 1955 में। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय, अगला जो अनुसंधान संस्थान है वो है राष्ट्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो अगला जो हमारा संस्थान वो है राष्ट्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। राष्ट्रीय गेहूं और जो अनुसंधान की 1978 है, 1978 में हुई थी इसकी। तो राष्ट्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1978 में, और जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में हुई थी और 1955 में हमारे करनाल जिले में लाया गया। फिर हम बात करते हैं पशु आनुवांशिकी ब्यूरो, पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। तो जो हमारा करनाल जिला है ना इसमें पशु आनुवांशिकी ब्यूरो भी है, ठीक है। तो पशु आनुवांशिकी ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। ये क्या है, इसमें अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और है राष्ट्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान और है पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। फिर हम बात करते हैं इसमें शिक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं इसमें प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति। तो इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं कल्पना चावला, कल्पना चावला, और फिर हम बात करते हैं लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। जो ये लियाकत अली खान है ना ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे। लगभग 4 वर्षों तक ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, 4 वर्षों तक, और पाकिस्तान में ये प्रथम रक्षा मंत्री भी रहे लियाकत अली खान, और हमारे भारत में प्रथम वाणिज्य मंत्री, ठीक है। जो लियाकत अली खान है ना ये भारत में प्रथम वाणिज्य मंत्री। फिर प्रमुख व्यक्तियों में हम बात करते हैं नवदीप सेन। जो लियाकत अली खान है ना ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री रहा है लगभग 4 वर्षों तक, और पाकिस्तान का पहला रक्षा मंत्री भी, और हमारे भारत का पहला वाणिज्य मंत्री भी, ठीक है। हमारे भारत का पहला प्रथम वाणिज्य मंत्री भी रहा है लियाकत अली खान। फिर हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों में नवदीप सेन। जो ये नवदीप सेन है ना इनका संबंध क्रिकेट से है, ये एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तियों की हमने बात की, कल्पना चावला, लियाकत अली खान और नवदीप सेन। आगे हम बात करते हैं इसमें दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल की। दार्शनिक स्थल, दार्शनिक स्थल, तो दार्शनिक स्थल में हम बात करें तो एक तो है सीतामाई मंदिर, सीतामाई मंदिर। ये तो आपको पता है कि ये भारत का एकमात्र सीतामाई मंदिर करनाल में है। फिर है इसमें है देवी मंदिर, देवी मंदिर। मंदिर के बाद हम बात करते हैं मेलों की।
कि इसमें कौन कौन से मेले लगते हैं, तो मेले, तो इसमें मेला लगता है छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला, और इसमें शंख देवी का मेला, शंख देवी का मेला, और जो पांडवों की देवी थी ना, पांडवों की देवी का मेला, एक है पांडवों की देवी का मेला, पांडवों की देवी का मेला। ठीक है, हमने मेलों की बात की, छड़ियों का मेला, शंख देवी का मेला और पांडवों की देवी का मेला। फिर हम बात करते हैं जो इसमें क्या कुछ पर्यटन स्थल है, यानी कि फिर देखते हैं हम पर्यटन स्थल। तो इसमें एक तो है जींद का किला, जो जींद का किला है ना, ये गजपत ने बनवाया था। ठीक है, गजपत ने, और 1764 में। तो जींद का किला, और एक इसमें है पर्यटन स्थल में कलंदर शाह की दरगाह, सॉरी करनाल का किला, करनाल का किला, और इसमें एक है कलंदर शाह की दरगाह, कलंदर शाह की दरगाह, और है छावनी चर्च, छावनी चर्च। ठीक है, तो ये इसमें है पर्यटन स्थल। फिर हम बात करते हैं इसमें झील कि जो करनाल जिला है ना, इसमें कौन सी झील है, तो करनाल जिले में एक ही झील है, वो है करण झील, झील, तो वो है करण झील। जो करण झील है ना, इसका निर्माण हुआ था, करण झील का निर्माण 1972 में तो इसका निर्माण हुआ था। फिर 1974 में 1974 में करण झील का निर्माण हुआ था 1972 में, और 1974 में क्या हुआ, 1974 में इसका उद्घाटन किया, इस झील का उद्घाटन किया था 1974 में। उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती, इसलिए इस झील को चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। ठीक है, जो BN चक्रवर्ती है ना, इसने इस झील का उद्घाटन किया था, और इस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। फिर झील के बाद हम बात करते हैं इसमें विशेष कि क्या कुछ है जो करनाल जिला है ना, इसमें विशेष रह गया, विशेष। तो आपको पता है करनाल जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा, और इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, और इसको धान का कटोरा। फिर इसमें NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो है NH 44। जो NH 44 ना, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है ना, वहां से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जो ये NH 44 है ना, ये करनाल से होकर भी गुजरता है। फिर है NH, इसमें एक तो NH 44 है और एक है NH 709। ठीक है, दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं करनाल से, NH 44 और NH 9 विशेष। फिर हाँ, इसमें जो गन्ना प्रजनन केंद्र भी है, गन्ना प्रजनन केंद्र, जो करनाल जिला है ना, इसमें गन्ना प्रजनन केंद्र भी है, और आलू प्रजनन केंद्र भी है, आलू प्रजनन केंद्र भी है। और यहां पर करनाल जिले में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी है। जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है ना, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, और ये है घरोंडा में, और ये कहाँ है, घरोंडा में। फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें है हरियाणा पुलिस अकादमी भी है। जो करनाल जिला है ना, इसमें है हरियाणा पुलिस अकादमी, ठीक है। और जो हरियाणा पुलिस अकादमी है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में,
1977 में, और ये है मधुबन में, और इसमें है हरियाणा एनसीसी, यह है मधुबन, और करनाल में हरियाणा एनसीसी एकेडमी भी है। ठीक है, तो करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, और ये है मधुबन में, और हरियाणा एनसीसी एकेडमी भी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा करनाल जिला है वो कंप्लीट हो गया। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। राम राम।